हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स के बारे में। माय नेम इज़ अनिल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर जो टॉपिक कवर होगा वो होगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, और इसमें वेरियस ड्रग कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थ्रोमाइसिन आता है। और न्यूअर मैक्रोलिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं और यूजेस पढ़ने वाले हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स एक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है और उसके साथ शुगर अटैच हो रखा होता है, और ये शुगर अमाइनो शुगर हो सकता है या फिर डिऑक्सी शुगर हो सकता है। इसमें जो अर्थ्रोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स के अंदर, वो सबसे पहला मेंबर था जो कि डिस्कवर करा गया था, और ये डिस्कवर करा गया था 1950s में। उसके बाद जो डिस्कवर करे गए थे, जिनको हम न्यूअर मैक्रोलिड्स बोलते हैं, उनका नाम है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, बाद में ऐड हुए थे इन मेंबर्स के अंदर। अब हम सबसे पहला जो ड्रग आता है मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो ड्रग है वो है अर्थ्रोमाइसिन। अर्थ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक था जो कि आइसोलेट करा गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस आर्थरियस से, और ये आइसोलेट करा गया था 1952 में। उसके बाद तब से ही 1952 से ही ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए। पेनिसिलिन के जो ऑल्टरनेटिव हम यूज़ करने लग गए इसको, अर्थ्रोमाइसिन को। वाटर सॉल्युबिलिटी जो अर्थ्रोमाइसिन की होती है वो लिमिटेड होती है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है अर्थ्रोमाइसिन का वो स्टेबल रहता है, तभी स्टेबल रहेगा जब इसको थोड़े कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ्रोमाइसिन, या फिर दूसरे मैक्रोलिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। उसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये दिखाते हैं अर्थ्रोमाइसिन और दूसरे मैक्रोलिड्स, वो होता है राइबोसोम्स के अंदर ये दिखाते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है 50S जिसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, और एक होता है 30S जिसको हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। और इसके अंदर बेसिकली तीन साइट होती हैं, एक होता है एक्सेप्टर साइट, एक होता है पी साइट जिसको हम आपका पेप्टाइडल साइट बोलते हैं, और एक होता है ई साइट। ई साइट मतलब एग्जिट साइट होता है। इसके अंदर एक होता है आपका नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ये मतलब प्रोटीन बनाता है आपका। नेसेंट इसलिए बोला हुआ है, अभी ये अटैच है इसलिए नेसेंट बोला हुआ है। जब ये रिलीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएगा, तो इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद आता है ट्रांसफरेज साइट, यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ज्वाइन होता है इसलिए बोलते हैं ट्रांसफरेज साइट। ये टीआरएनए होता है, टीआरएनए आपका एग्जिट हो रखा है ये वाला, और इधर से एंट्री होगी टीआरएनए की जो कि ए साइट पे ज्वाइन होगी। उसके बाद ये ट्रांसफर होएगा पी साइट पे, जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज हेल्प करता है। अब बेसिकली जो मैक्रोलिड्स या फिर अर्थ्रोमाइसिन का काम क्या होता है कि वो इनहिबिट करता है किस चीज को, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को। किस लिए? वो इनहिबिट करता है कि जो टीआरएनए के ऊपर जो पेप्टाइड चेन है वो उस टीआरएनए को नेक्स्ट अमाइनो एसिड से ज्वाइन ही नहीं होने देगा। ज्वाइन नहीं होगा तो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस रुक जाएगी, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस रुक जाएगी तो फिर क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। और ये ट्रांसलोकेशन जो होता है राइबोसोम्स का मतलब लोकेशन, मतलब एक एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, उसको भी इनहिबिट करता है, उसको भी रोकता है। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ्रोमाइसिन या दूसरे मैक्रोलिड, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम हमारा, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हमारा एंटीबायोटिक है, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे अर्थ्रोमाइसिन हो, चाहे रॉक्सीथ्रोमाइसिन हो, वो कितना इफेक्टिव है या कितने बैक्टीरिया को मार पा रहा है, कि कम बैक्टीरिया को मार रहा है या ज्यादा बैक्टीरिया को मार रहा है। तो इस पे दो हमारा वो आता है कि नैरो स्पेक्ट्रम है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम तो कम बैक्टीरिया को मार पाता है, और जो ब्रॉड
स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया को वाइड स्प्रेड मार सकते हैं, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये जो अर्थ्रोमाइसिन होता है वो एक हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है और ज्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव ही बैक्टीरिया को मारता है और कुछ ही ग्राम नेगेटिव को बैक्टीरिया को मार सकता है। और जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, स्पेक्ट्रम होता है अर्थ्रोमाइसिन का, वो हमारा पेनिसिलिन जी से ओवरलैप करता है, मतलब उसके जैसा ही होता है। जो अर्थ्रोमाइसिन होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है किसके अगेंस्ट, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन पायरोजेंस के अगेंस्ट काम करता है बहुत ज्यादा, स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया के अंदर अगेंस्ट काम करता है, नाइशेरिया गुनेरिया के अगेंस्ट काम करता है, क्लोस्ट्रिडा के अगेंस्ट काम करता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अगेंस्ट काम करता है, लाइस्टेरिया के अगेंस्ट काम करता है। बट एक इसमें कमी है कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियाज होते हैं या स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस हो चुका है अर्थ्रोमाइसिन, इसलिए इसको काम नहीं कर पाते ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द अर्थ्रोमाइसिन। अर्थ्रोमाइसिन का जो फार्माकोकाइनेटिक होता है, सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि जो बेस होता है इसका अर्थ्रोमाइसिन का वो एसिड लायबल होता है। एसिड लायबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग एसिड से डिस्ट्रॉय होने का मतलब होता है एसिड लायबल है वो। तो इसका बेस जो होता है एसिड लायबल होता है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर तुम ओरली एडमिनिस्टर करोगे। अगर इसको ओरली एडमिनिस्टर करना है तो मैं तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट के रूप में देना पड़ेगा। अगर तुमने एंट्रिक कोटेड टैबलेट दिया तो उसकी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर फूड के साथ दिया तब इसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। और इसका डिले जो होता है वो होता है बाय गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो होता है हमारा वो रिटार्ड हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एक टेस्ट होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि कितने टाइम में स्टमक से हमारा फूड इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, तो उसमें ये टेस्ट करते हैं। उसकी रिडक्शन की वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन है अर्थ्रोमाइसिन का ओरली, तो वो रिडक्शन उसका रिड्यूस हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन। इसमें ये बोल रहा है कि जो इसका अर्थ्रोमाइसिन का जो एस्टर है हमारा वो एसिड स्टेबल होता है और बहुत ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। अर्थ्रोमाइसिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और ये सेल्स के अंदर जाता है और एब्सिशंस के अंदर जाता है। एब्सिशंस होते हैं एक पॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर पस होता है, और डेड सेल्स हमारे एडमिनिस्टर हो रखे होते हैं, मतलब इकट्ठे हो रखे होते हैं। और ये सेरस जो मेम्ब्रेन्स होती है वो उसके अंदर भी क्रॉस कर जाता है। सेरस मेम्ब्रेन हमारी जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम जो अपर लेयर होती है जो हार्ट को कवर करती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन जो कवर करती है उसको उसमें होता है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर सेरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देता है। बट ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता ये अर्थ्रोमाइसिन। इसकी जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा होता है उसके अंदर अटेन होती है। इसकी जो 70 to 80% जो अर्थ्रोमाइसिन की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, और ये पार्टली मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीट बेसिकली बाइल के अंदर से एक्सक्रीट होता है, और ये एक्टिव फॉर्म में एक्सक्रीट होता है हमारा। रीनल एक्सक्रीशन हमारा बहुत कम होता है इसका, मतलब यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा कम होता है। इसीलिए रीनल फेलियर अगर किसी भी पेशेंट के अंदर है तो उसके अंदर डोज का ऊपर नीचे कभी ज्यादा कभी कम ऑल्टर नहीं करेंगे उसमें, जिसके अंदर भी रीनल फेलियर होगा। इसकी प्लाज्मा जो टी हाफ है, मतलब हाफ कंसंट्रेशन जो अर्थ्रोमाइसिन की है वो 1.5 घंटे के अंदर आधी हो जाएगी, मतलब प्लाज्मा टी हाफ जो है वो 1.5 आवर्स है। और इस बट जो अर्थ्रोमाइसिन है वो टिश्यूज के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ द अर्थ्रोमाइसिन। यूजेस ऑफ अर्थ्रोमाइसिन में सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वो होता है कि हम अर्थ्रोमाइसिन को तब यूज कर सकते हैं जब हमारा जो पेनिसिलिन है वो यूज ना हो रहा हो। जिस भी इन्फेक्शन में अगर पेनिसिलिन को अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रखा हो, जिसको पेशेंट को अगर एलर्जी हो रखा हो, तो उसमें हम अर्थ्रोमाइसिन की डोजेज हम यूज दे सकते हैं उसको, ताकि वो पेशेंट ठीक हो सके। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस होता है, फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया स्ट्रेप्टोकोकल
स्टेफिलोकोकस की वजह से, या टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया, या मेस्टोइडाइटिस हो गया, मेस्टोइड बोन्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है मेस्टोइड, जो कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड जो रेस्पिरेटरी जो कम्युनिटी की वजह से जो स्प्रेड होते हैं उन इन्फेक्शंस में भी दे सकते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकाई या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो डिजीज कॉज होती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। उसमें भी हम अर्थ्रोमाइसिन एक अच्छा वेल रिस्पॉन्ड देता है अपना और ठीक कर देता है पेशेंट को या इन्फेक्शंस को। इसमें जो हम अर्थ्रोमाइसिन को हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं रूमेटिक फीवर्स की प्रोफाइलेक्सिस में, या फिर ऐसे भी सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस जो होता है उसमें इन्फेक्शन जो कॉज होता है उसको बोलते हैं ऐसे भी, उसकी प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो बैक्टीरियाज पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो रखे हैं तो वो बैक्टीरियाज के वो अर्थ्रोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो गए, उनके अगेंस्ट भी ये काम नहीं कर पाएगा अगर रेजिस्टेंस है तो। अगला जो इसमें यूज आता है हम डिप्थीरिया में भी यूज कर सकते हैं। डिप्थीरिया एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारा थ्रोट के अंदर होता है, जिसमें हमारी थ्रोट की जो लेयर होती है उसके अंदर एक कवरिंग हार्ड कवरिंग होती सबमिट हो जाती है या एक्वायर हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है हमारा उसको ब्रीद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर वो डिले करा गया ठीक करने में अगर डिले करा गया पेशेंट के थ्रू तो वो क्या करेगा, कंजेशन की वजह से उस पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसमें बोल रहा है अगर एक्यूट स्टेज है तो उसमें क्या है 7 डेज का ट्रीटमेंट चलता है अर्थ्रोमाइसिन का। एक और है कि अगर पेनिसिलिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे डिप्थीरिया में हम पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं, अगर पेनिसिलिन ना यूज करा जाए तो उस केस में हम अर्थ्रोमाइसिन को बेटर मानते हैं। बट एंटीटॉक्सिन जो होता है इसका वो बेटर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो हम वैक्सीन देते हैं वो होता है डीपीटी, जो वैक्सीन होती है वो डिप्थीरिया के अंदर दिया जाता है, और इसको डिप्थीरिया को टेस्ट करने के लिए सिक टेस्ट हमारा करा जाता है। सिक टेस्ट, उससे हम पता लगा सकते हैं कि डिप्थीरिया हुआ है या नहीं हुआ। अगला जो हमारा यूज आता है इसमें वो होता है हमारा टेटनस। टेटनस के अंदर हम एंटीटॉक्सिन के अलावा हम अर्थ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं, और टॉक्सोइड की थेरेपी एक बेटर थेरेपी मानी जाती है टेटनस के अंदर। एक और यूज आता है साइफिल या गुनेरिया। साइफिल और गुनेरिया में हम तभी ऑल्टरनेटिवली अर्थ्रोमाइसिन को यूज करेंगे जब टेट्रासाइक्लिन और दूसरे जो ड्रग हैं वो यूज ना कर पाए, वो हमारे अच्छी तरह उसको ठीक ना कर पाए साइफिल्स और गुनेरियास को, तो उसमें क्या है हम अर्थ्रोमाइसिन को एज एन ऑल्टरनेटिव ड्रग यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा यूज आता है लिप्टोस्पायरोसिस। लिप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें हम 250 mg 6 आवर्ली हर 6 घंटे में देंगे, और ये ट्रीटमेंट 7 दिन तक चलती है, और ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के अंदर चलती है जिन पेशेंट्स को पेनिसिलिन से एलर्जी हो रहा हो, तो उसमें हम ऑल्टरनेटिवली हमारा अर्थ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो सब टॉपिक आता है यूजेस के अंदर बी, वो होता है एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। इसमें हम कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम अर्थ्रोमाइसिन को फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम दे सकते हैं। सबसे पहला जो ड्रग होता है वो अर्थ्रोमाइसिन दे सकते हैं, जिसमें हमारा जो डिजीज आती है सबसे पहले उसमें होता है एटिपिकल निमोनिया, जो कि कॉज होता है हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से। अगर हम अर्थ्रोमाइसिन इसमें दे दें सबसे पहले तो उसकी जो एटिपिकल निमोनिया की जो रिकवरी होती है वो बहुत तेजी से होगी। अगला जो हमारा जो ड्रग आता है, मतलब जो डिजीज आती है जिसमें हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग दे सकते हैं, वो होता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है बॉर्डेटिला पेट्रियोसिस की वजह से, जिसमें हमारा अर्थ्रोमाइसिन अगर दें तो 1 से 2 हफ्ते तक इसका कोर्स चलता है, और बहुत अच्छा इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है ताकि हम इरेडिकेट कर सकें, बाहर निकाल सकें या मार सकें उसको बॉर्डेटिला पेट्रियोसिस को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। और बट इसका जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज में तुम्हारी डिजीज हो रखी है, उसकी तभी हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी जाएगी।
और इसके जो वूपिंग कफ के जो 4 स्टेज होते हैं बेसिकली। जो पहला स्टेज होता है वो होता है आपका प्रोफाइलेक्टिक स्टेज, जिसके अंदर बेसिकली रनिंग नोज होती है, आपका स्नीजिंग होने लगेगी, माइल्ड हेडेक होएगा और बॉडी पेन हो सकता है उसमें। और इसमें क्या है बेसिकली, जो प्रोफाइलेक्टिक स्टेज के दौरान हम डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं और इसका 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका, जो हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है वूपिंग कफ। उसके बाद जो स्टेज आती है सेकंड स्टेज, इसको हम कैथेड्रल स्टेज बोलते हैं, जो कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका कफिंग होने लग जाएगा और ये 1 हफ्ते तक रहेगा। ये सबसे लास्ट 1 हफ्ते तक रहेगा जो बैक्टीरिया है हमारा। इसमें जो अर्थ्रोमाइसिन अगर हमने एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ली, एडमिनिस्टर करी, तो उसमें क्या करेगा, ये जो अगला स्टेज होगी, जो थर्ड स्टेज होगी आपका वूपिंग कफ का, उसको अबॉर्ट कर देगा, खत्म कर देगा, या फिर आपका जो सीवियरिटी है डिजीज की उसको कम कर देगा। जो अर्थ्रोमाइसिन अगर हमने एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ली तो। जो थर्ड स्टेज होती है हमारी, वो होती है हमारी प्रॉक्सिमल स्टेज, जिसमें हम जिसका जो स्टेज है ये 2 से 4 हफ्ते तक चलती है और इसका ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ क्रोप्स होता है आपका इन्फ्लेमेशन, जो हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज होता है ड्यू टू द आपका बोर्डेटेला पेट्रोसिस, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं क्रोप्स। उसकी जो ड्यूरेशन है और उसका जो सीवियरिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट उसके बावजूद ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट करने में हेल्पफुल होगा। कौन? अपना अर्थ्रोमाइसिन, अगर हमने एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ली तो। अगला जो स्टेज आता है वो होता है हमारा लास्ट स्टेज, जो होता है हमारा कन्वर्जेंट स्टेज। कन्वर्जेंट स्टेज में जो होता है क्रोप्स जो होता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है हमारा ट्रैकिया लैरिंग्स के अंदर, वो ग्रेजुअली रिजॉल्व होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है 4 से 12 हफ्ते बाद। बट ये एक इट इज नॉट मॉडिफाइड, ये एक मॉडिफाइड नहीं होता। और इसमें अर्थ्रोमाइसिन एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग लेते हैं, बट इसके ऑल्टरनेटिव हम आपका एंटी माइक्रोबियल हम ड्रग यूज कर सकते हैं, और कोई एंटी माइक्रोबियल ऑल्टरनेटिव कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। बट अगर तुम्हारा गले में इन्फेक्शन है तो बेसिकली हम गले के इन्फेक्शन के लिए कफ सेडेटिव्स यूज कर सकते हैं, बट वूपिंग कफ के अंदर कभी कफ सेडेटिव काम नहीं कर पाता, वेरी इफेक्टिव नहीं हो पाता। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेक्सिमल स्टेज, जो थर्ड स्टेज होती है उसको तो उसका ड्यूरेशन जो है वो उसको तो कम कर देंगे, बट जो रिस्क है सुपर इन्फेक्शन की का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कैरियर स्टेज जो प्रोफाइलेक्टिक स्टेज है, जिसमें हम डिजीज प्रिवेंट करते हैं, जो बैक्टीरिया अटैक करता है उसका वो रिवर्स हो जाएगा, चांसेस है, बट इतने अच्छी तरह चांसेस नहीं है, और सुपर इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि हम कुछ और डिजीज, जैसे हमारा नोज के लिए कुछ नोज में इन्फेक्शन है, उसके लिए अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन की वजह से वो जो नोज में इन्फेक्शन है रेनाइटिस, उसको वो तो ठीक हो रहा है, बट दूसरा इन्फेक्शन और कॉज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। इसमें हम एड्रेजेनिक बीटा 2 स्टिमुलेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे लीवो जो फॉर्मेट्रोल होता है उसमें यूज कर सकते हैं, लीवो साल्बुटामोल होता है उसमें हम एड्रेजेनिक बीटा स्टिमुलेंट होते हैं। इसमें क्या है, सीवियरिटी ऑफ प्रॉक्सिमल जो होता है, इसकी जो थर्ड स्टेज होती है उसको कम कर सकता है, और इन्फेंट्स के अंदर बहुत अच्छी तरह ये यूज होता है आपका। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है इसमें वो होता है कैनक्रोइड के अंदर हम यूज कर सकते हैं अर्थ्रोमाइसिन को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। कैनक्रोइड हमारा जो लिम्फ के अंदर जो अल्सर्स होते हैं उसको बोलते हैं कैनक्रोइड, या ग्रोइंस के अंदर जो अल्सर्स होते हैं उसको बोलते हैं कैनक्रोइड। इसमें हम अर्थ्रोमाइसिन को 2 ग्राम हर दिन देते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट 7 दिन के अंदर 7 दिन तक चलती है, और इसको एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग हम यूज करते हैं अर्थ्रोमाइसिन को। और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज जब हम एजिथ्रोमाइसिन या सेफीट्राइक्सोन को एक सिंगल डोज देते हैं तो। अगला जो हमारा सब टॉपिक आता है वो होता है सी पार्ट एज अ सेकेंड लाइन
सेकंड चॉइस ड्रग इन। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें हम जो अर्थ्रोमाइसिन को है वो सेकंड चॉइस में देंगे, सेकंड लाइन ड्रग होता है वो। पहला जिसमें हम देते हैं वो होता है कैम्फाइलोएंट्राइटिस। कैम्फाइलोएंट्राइटिस में ये बोल रहा है कि जो डायरिया का ड्यूरेशन है और उसकी ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंस है, ऑर्गेनिज्म जो स्टूल्स के अंदर रह रहा है उसकी रिडक्शन हो जाएगी ड्यू टू द यूज ऑफ द अर्थ्रोमाइसिन, जो हम सेकेंड लाइन या सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग यूज कर रहे हैं। बट हम फ्लोरोक्विनोल्स जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, बोल रहा है कि जो फ्लोरोक्विनोल्स है वो फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह हम यूज कर सकते हैं और वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू हमारा अर्थ्रोमाइसिन का। अगला जो हमारा जो डिजीज आता है वो होता है लेगिनोरिस निमोनिया। लेगिनोरिस निमोनिया को हम फर्स्ट लाइन जो एटिपिकल निमोनिया की तरह भी बोल सकते हैं, वो एटिपिकल निमोनिया ही होता है जिसमें हम 3 हफ्ते तक हम अर्थ्रोमाइसिन लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है ट्रीटमेंट करने के लिए। बट इसमें क्या है, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन। अगला जो हमारा बोल रहा है कि जो अर्थ्रोमाइसिन है उसको हम 500 mg हर 6 घंटे देते हैं और 7 दिन के लिए इसको देते हैं ताकि वो इफेक्टिवली अपना काम दिखा सके। और ये ऑल्टरनेटिव है एजिथ्रोमाइसिन जो कि हम सिंगल डोज देते हैं किसके अंदर, लेगिनोरिस निमोनिया के अंदर। चौथा ये बोल रहा है कि जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस है, इन्फेक्शन है, उस पेनिसिलिन के अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन रेजिस्टेंस कर चुका है, उसके अगेंस्ट काम करने वाला नहीं है। अब हम अगर अर्थ्रोमाइसिन को देखें तो अर्थ्रोमाइसिन भी स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना चुका है, उसके अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट अर्थ्रोमाइसिन भी काम नहीं करने वाला। और ये जो अर्थ्रोमाइसिन है ये MRSA के अगेंस्ट भी काम नहीं करता, इफेक्टिव नहीं है। MRSA का फुल फॉर्म होती है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलो एरुअंस। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूअर मैक्रोलिड्स। न्यूअर मैक्रोलिड्स के अंदर 3 ड्रग्स आते हैं। एक ड्रग होता है रॉक्सिथ्रोमाइसिन, अगला होता है क्लैरिथ्रोमाइसिन और थर्ड होता है आपका एजिथ्रोमाइसिन। इनको न्यूअर मैक्रोलिड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि जो एजिथ्रोमाइसिन था वो 1950s में आपका डिस्कवर करा गया था। ये जो तीनों ड्रग हैं ये 1950s के बाद डिस्कवर करे गए थे, इसलिए इनको न्यूअर मैक्रोलिड्स और विद मॉडिफिकेशन इनको डेवलप करा गया है, इसलिए इनको न्यूअर मैक्रोलिड्स बोला गया है। सबसे पहला जो ड्रग आता है हमारा वो होता है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। रॉक्सिथ्रोमाइसिन एक सेमी सिंथेटिक हमारा मैक्रोलिड्स होता है और एक लॉन्ग एक्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा देर तक ये काम अपना दिखाता है। और एसिड स्टेबल मैक्रोलिड्स होते हैं। एसिड स्टेबल का मतलब होता है कि एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और इनकी जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रा होता है बिल्कुल रिजेंबल करता है, बिल्कुल सेम होता है एजिथ्रोमाइसिन की तरह ही। वो भी, ये एजिथ्रोमाइसिन भी नैरो स्पेक्ट्रम था और जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन है वो भी एक नैरो स्पेक्ट्रम ही मैक्रोलिड्स है। जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है अगेंस्ट द जियार्डिया वेजिनालिसिस। वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको जियार्डिया वेजिनालिसिस बोलते हैं। एक और जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लेजिनोलिया। लेजिनोलिया के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। बट ये जो डिप्थीरिया कॉज करता है, बोर्डेटिला पेट्रियोसिस जो कॉज करता होता है, वूपिंग कफ जो कॉज करता है बोर्डेटिला पेट्रियोसिस, उसके अगेंस्ट बहुत कम काम दिखाता है, लेस पोटेंट है। ये जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन होता है एक गुड एटर्नल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। गुड एटर्नल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये ओरल एडमिनिस्टर जब हम रॉक्सिथ्रोमाइसिन का करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन दिखाता है। और इसकी एवरेज जो प्लाज्मा टी हाफ जो होती है वो होती है 12 घंटे की, 12 घंटे की होती है। इसीलिए इसका 12 घंटे की टी हाफ होती है, मतलब 12 घंटे में आधी कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी। तो इसीलिए इसलिए इसकी जो डोजिंग होती है वो दिन में 2 बार देते हैं हम, इसका जो डोज होता है। और इसकी गैस्ट्रिक जो टॉलरेबिलिटी होती है, मतलब एसिड से जब हम ओरल एडमिनिस्टर करेंगे तो एसिड से डिस्ट्रॉय होने की एबिलिटी टॉलरेट कर सकता है ये एसिड को।
तो इसलिए इन फीचर्स की वजह से ये क्या करते हैं, रॉक्सीथ्रोमाइसिन एक अच्छा ड्रग बन जाता है। इसमें अगला पॉइंट बोल रहा है कि हालांकि जो साइटोक्रोम P450 होता है वो बहुत उसकी अगेंस्ट इसकी जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग कैपेबिलिटी, वो बहुत कम होती है। बट ड्रग इंटरेक्शन विद टर्फेनाडिन जो कि एक एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है, और सेसाप्राइड जो होता है एक प्रोकाइनेटिक होता है, और दूसरे जो भी ड्रग होते हैं उनके अगेंस्ट कम नहीं हुआ, ड्रग इंटरेक्शन होता है इनके साथ, तो इनके साथ कॉम्बिनेशन में हम नहीं देते ड्रॉक्सीथ्रोमाइसिन को। जो ऑल्टरनेटिव, इसलिए ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है तो इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव टू अर्थ्रोमाइसिन हम यूज कर सकते हैं अकेला, सिर्फ मतलब सिंगल ही देंगे, विद कॉम्बिनेशन नहीं देंगे। रेस्पायरेटरी में इंफेक्शन में दे सकते हैं, ईएनटी में दे सकते हैं, ईयर नोज टंग में कोई इंफेक्शन हो रखा है, या स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यूज में कोई इंफेक्शन हो रखा है, या जेनेटल इंफेक्शन हो रखा है कोई भी, और सेम एज अजीथ्रोमाइसिन की तरह ही एफिकेसी अपनी दिखाएगा ये रॉक्सीथ्रोमाइसिन। अगला इसका डोज जो हम देते हैं वो होता है आपका 150 टू 300 mg सुबह शाम देते हैं, और इसको मील से पहले आधे घंटे पहले देते हैं, और चिल्ड्रंस के अंदर 2.5 से 5 mg पर केजी बीडी देते हैं, मतलब सुबह शाम 2.5 mg और या फिर 5 mg पर केजी देते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं। अगला जो हमारा ड्रग आता है न्यूअर मैक्रोलिड्स के अंदर वो होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम शो करता है जो कि सिमिलर होता है अर्थ्रोमाइसिन, मतलब ये भी एक अर्थ्रोमाइसिन भी एक नैरो स्पेक्ट्रम था और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी नैरो स्पेक्ट्रम ही है। और इन एडिशन ये क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम और बैक्टीरियम लेपरी जो लेप्रेसी कॉज करता है, और कुछ एनारोब्स होते हैं जो वो बैक्टीरिया एनारोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करते हैं अपनी लिविंग के लिए, उनके अगेंस्ट काम दिखाता है, ये अपने पोटेंट होता है, उनके अगेंस्ट उनको मार सकता है, बट ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट काम नहीं दिखा पाता। अगला इसमें ये बोल रहा है कि ये जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो ज्यादा एक्टिव है या ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वो बैक्टीरिया है जो आपका स्टमक के अंदर अल्सर कॉज करता है, उसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक्टिव अगेंस्ट दी मायरोक्सिला के अगेंस्ट भी होता है, लेजिनोलिया के अगेंस्ट भी, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, एक्टिव होता है। और ये कुछ स्ट्रेन्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के, उनके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनके अगेंस्ट भी काम दिखाता है अपना। बट हालांकि जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं अपना अर्थ्रोमाइसिन के अगेंस्ट, वो बैक्टीरिया क्लेरिथ्रोमाइसिन के भी अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो ज्यादा एसिड स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन। जो अर्थ्रोमाइसिन होता है वो तो एसिड स्टेबल बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब जैसे ही ओरल एडमिनिस्टर करोगे वो एसिड जो स्टमक के अंदर एसिड होता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए उसको एंट्रिक कोटेड टैबलेट के रूप में ही हम देते हैं। इसलिए इसमें बोल रहा है कि अर्थ्रोमाइसिन जो होता है वो ज्यादा एसिड स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन, और रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। और ओरल बायोबिलिटी जो क्लेरिथ्रोमाइसिन की होती है वो नियरली 50% होता है। क्योंकि 50% इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चले जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब हम ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग करते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो और जब हम क्लेरिथ्रोमाइसिन को फूड के साथ लेंगे तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाएगी बट डिक्रीज नहीं होगी, मतलब कम नहीं होगी बट थोड़ी देरी से होगी। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो बहुत ज्यादा लार्ज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन, और इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सैचुरेशन काइनेटिक के थ्रू होती है। सैचुरेशन काइनेटिक का मतलब है जितना तुम ड्रग एट इक्वल इंटरवल टाइम जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो इक्वल होगा,
और जिसकी जो टी हाफ है वो प्रोलॉन्ग बहुत ज्यादा होती है, 3 से 6 घंटे तो लो डोजेस में होती है और 6 से 9 घंटे आपकी हाई डोजेस में आपकी टी हाफ होती है। इसमें जो एक्टिव मेटाबोलाइट आपका बनता है इसका क्लैरिथ्रोमाइसिन का, और 1/3 जो ओरल डोज तुम इसकी क्लैरिथ्रोमाइसिन की लेते हो वो एक्सक्रीट हो जाती है बिल्कुल बिना चेंज हुए यूरिन के थ्रू। बट कोई भी डोज की मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए होगी जब किसी भी पेशेंट को लिवर डिजीज हो रखी होगी, या फिर जब किसी भी पेशेंट को किडनी फेलियर होगी, तो उसमें थोड़ा सा माइल्ड टू मॉडरेट आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किसके अंदर? क्लैरिथ्रोमाइसिन की डोज के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जब किडनी फेलियर होगी किसी भी पेशेंट के अंदर। जो क्लैरिथ्रोमाइसिन को हम अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं, ओटिस में यूज कर सकते हैं, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है ओटिस मीडिया, या फिर वूपिंग कफ गले में अगर आपका कोई इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से आपको ले सकते हैं, या एटिपिकल निमोनिया में यूज कर सकते हैं, या स्किन स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन हो रखा है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस की वजह से या स्ट्रेफाइलो एरियंस की वजह से कोई कॉज हो रहा है, तो उसमें हम क्लैरिथ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्लैरिथ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं ट्रिपल ड्रग रेजिमिन, ताकि हम हीमोफाइलस पाइलोरी को, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कर सके। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारा स्टमक के अंदर अल्सर कॉज करता है, तो उसमें क्या करते हैं हम 3 ड्रग लेते हैं हम। क्लैरिथ्रोमाइसिन एक उसमें से एक कंपोनेंट होता है 3 ड्रग के अंदर, इसीलिए बोल रहा है कि ट्रिपल ड्रग रेजिमिन में वो एक कंपोनेंट होता है, और इसकी जो डोज चलती है वो 1 से 2 हफ्ते तक अपना चलता है। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो हमारा MAC इन्फेक्शन होता है आपका, उसमें हम क्लैरिथ्रोमाइसिन को हम फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। MAC होता है आपका माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शंस जो होते हैं माइकोबैक्टीरियम की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग यूज कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट्स में एड्स पेशेंट्स में जो MAC कॉज हो रहा है तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग यूज कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग हम उन पेशेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं जिनमें एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम डिजीज हो रखे है या फिर लेप्रेसी कॉज हो रखे है, तो उसमें हम क्लैरिथ्रोमाइसिन को सेकेंड लाइन ड्रग यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्लैरिथ्रोमाइसिन की जो डोज हम देते हैं वो होता है 250 mg से 500 mg दे सकते हैं। BD सुबह शाम दे सकते हैं हम 7 दिन के लिए, और हम 500 mg तब देंगे सुबह शाम जब हमें 14 दिन की ट्रीटमेंट करनी हो, तो 7 दिन में हम 250 mg ही देंगे सुबह शाम। नेक्स्ट टॉपिक इज द साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन शो करता है वो हम देखने वाले हैं। इसमें जो साइड इफेक्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन के वो बिल्कुल सिमिलर है एज अरिथ्रोमाइसिन, बिल्कुल सेम दिखाता है जो अरिथ्रोमाइसिन आपका शो करता है, बट जो गैस्ट्रिक टॉलरेंस है क्लैरिथ्रोमाइसिन का वो ज्यादा अच्छा है, बेटर है एज कंपेयर टू आपका अरिथ्रोमाइसिन का। अगर तुमने क्लैरिथ्रोमाइसिन का हाई डोज अगर तुमने दे दिया तो उसमें क्या है, जो हियरिंग लॉस हुआ था वो वापस आ जाएगा, इसीलिए हाई डोज हम क्लैरिथ्रोमाइसिन का हियरिंग की प्रॉब्लम में नहीं देते। अगला इसमें जो आता है कुछ कुछ केसेस में हमारा सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की, बिकॉज जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से अगर तुम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन लोगे तो उसमें क्या है डायरिया कॉज होने लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। एक होता है हेपेटिक डिसफंक्शन, जो हेपेटिक जो हमारा लिवर होता है उसका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। एक होता है आपका रेफेडोमाइलोसिस, इसमें क्या होता है जो मसल्स होती हैं उसके टिश्यूज डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यूज के अंदर प्रोटीन होते हैं वो ब्लड के अंदर एंटर होने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं रेफेडोमाइलोसिस। जो इसकी क्लैरिथ्रोमाइसिन की जो सेफ्टी है प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर वो अभी हमें पता नहीं है। जो इसकी इनिबिशन है, ये जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है ये एक CY4 जो होता है एंजाइम उसको इनिबिट करता है, और जो ड्रग इंटरेक्शन जो क्लैरिथ्रोमाइसिन शो करता है वो बिल्कुल सेम है एज अरिथ्रोमाइसिन, और ये पोटेंशिएट करता है आपका इंटरेक्शन करने को।
जो नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है वो है हमारा एजिथ्रोमाइसिन, जो न्यूअर मैक्रोलिड्स के अंदर आता है। जो एजिथ्रोमाइसिन होता है एक एजिलिड कॉन्केर ऑफ एजिथ्रोमाइसिन होता है। एक ये एजिथ्रोमाइसिन नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज को मार सकता है। और इनके अंदर एजिथ्रोमाइसिन के अंदर एक इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक होती है और इनकी टॉलरेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और ड्रग इंटरेक्शन भी बहुत कम देखा जाता है एजिथ्रोमाइसिन के अंदर। ये जो एजिथ्रोमाइसिन होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं और मैक्रोलिड दूसरे मैक्रोलिड्स के कंपैरिजन में। और ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट बहुत कम ही लेस एक्टिव है। जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अपनी ज़्यादा एक्टिविटी जो है रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के अगेंस्ट दिखाता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया या क्लैमिडिया हो गया या क्लैमिडिया निमोनिया हो गया या फिर आपका लेजिनोलिया हो गया या दूसरे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट जैसे कैम्फाइलोबैक्टर्स हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एजिथ्रोमाइसिन में आता है कि एजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो होता है एसिड स्टेबल। एसिड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाता है, मतलब अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करें उसको तो वो एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और रैपिडली ओरल एडमिनिस्टर जब हम करते हैं तो रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। और एजिथ्रोमाइसिन को अगर एम्प्टी स्टमक मिले तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। और इसकी जो एजिथ्रोमाइसिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इंट्रासेल्यूलर पेनिट्रेशन ये दिखाता है एजिथ्रोमाइसिन। जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादातर टिश्यूज़ में पाई जाती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा के अंदर। पर्टिकुलरली जो इसकी एजिथ्रोमाइसिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादातर आपकी मैक्रोफेजिस के अंदर या फाइब्रोब्लास्ट के अंदर देखी जाती है। मैक्रोफेजिस जो वो सेल होते हैं जो स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल्स को खाते हैं, फेगोसाइटोसिस दिखाते हैं, मतलब उनको खाते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फाइब्रोब्लास्ट वो होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि आपके जो टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज हैं, उनके मैट्रिक्स को या कोलेजन्स को बनाएंगे, उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इन दोनों में आपके ज्यादा कंसंट्रेशन एजिथ्रोमाइसिन की ज्यादा पाई जाएगी एज कंपेयर टू दूसरी जगह जो होती है। और इसकी स्लो रिलीज की वजह से जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अपनी स्लो रिलीज दिखाता है इंट्रासेलुलर साइट्स की साइट में से, इसीलिए इसकी जो टर्मिनल जो टी हाफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, नियरली 50 आवर से भी ज्यादा होता है टी हाफ जो होता है। जो एजिथ्रोमाइसिन है वो ज़्यादातर एक्सक्रीट होता है अनचेंज्ड, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा उसके अंदर, और बाइल से एक्सक्रीट होता है। रीनल एक्सक्रीशन जो उसका है, यूरिन से जो एक्सक्रीशन होता है वो नियरली 10% ही होता है। इसीलिए इसकी क्योंकि इसकी हायर एफिकेसी की वजह से इसकी गैस्ट्रिक जो टॉलरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और कन्वीनियंट माना जाता है, क्योंकि इसकी अगर इसकी हायर एफिकेसी है तो उसमें क्या है, डोजिंग तो हम दिन में एक बार देंगे तो भी इफेक्टिव होगा, इसलिए हम इसकी डोजिंग जो है वो ओडी होता है, मतलब दिन में एक बार ही लेते हैं हम। और एजिथ्रोमाइसिन आजकल के प्रेजेंटली ये बहुत ज़्यादा प्रीफर करा गया है अर्थ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में, और ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है एजिथ्रोमाइसिन एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन इन इन्फेक्शंस के अंदर, जैसे कि लेजिनोरिस जो निमोनिया होता है, मतलब एटिपिकल जो निमोनिया होता है उसके अंदर हम अर्थ्रोमाइसिन हम एजिथ्रोमाइसिन हम यूज करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग एज कंपेयर टू अर्थ्रोमाइसिन। इसमें हम 500 mg ओडी देते हैं, मतलब दिन में एक बार 500 mg ओरली लेते हैं, या फिर आईवी देना है तो 2 हफ्ते तक हम चलाते हैं, या तो ओरली ले लो या फिर आईवी ले लो 500 mg ओडी। अर्थ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनिल्स जो होता है वो एक ऑल्टरनेटिव ड्रग होते हैं लेजिनोरिस निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया के अंदर। दूसरा हमारा जो फर्स्ट लाइन ड्रग में हम यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन को, वो होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमोनेटिस। ये एक नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्रिस्ट के अंदर या जेनेटल इन्फेक्शंस के अंदर होता है, यूज होता है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोला है क्योंकि ये जो यूरेथ्रेस्टिस है, जो मतलब यूरेथ्रा के
अंदर जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वो गुनेरिया की वजह से नहीं हुआ, इसलिए नॉन स्पेसिफिक यूज करा गया है। और जेनेटल इन्फेक्शंस के अंदर एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं दोनों वुमेन और मैन के अंदर। हम इसका जो डोज लेते हैं वो होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम लेते हैं सिंगली पूरे दिन के अंदर, मतलब ओडी लेते हैं 1 ग्राम। और अगर किसी भी पेशेंट के अंदर अगर लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम हो रखा है, मतलब कि लिम्फ नोड्स के अंदर अल्सर्स कॉज हो रखे हैं, ग्रोइंस के अंदर कोई अल्सर्स कॉज हो रखे हैं, तो उसके अंदर हम जो डोज लेते हैं वो 3 हफ्ते तक डोज चलती है इसकी एजिथ्रोमाइसिन की। ये जो एजिथ्रोमाइसिन होता है ये एक ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है, किसके अंदर, क्लैमिडिया निमोनिया के अंदर। और ये टेट्रासाइक्लिन के अंदर, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी प्रीफर करा जाता है, मतलब एजिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन के ओवर प्रीफर करा जाता है। अगर आई के अंदर कोई ट्राकोमा हो रखा है, ट्रैकोमा आई के अंदर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है आपका। अगला जो जिसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग यूज कर सकते हैं उसमें होता है डोनावेनिस। डोनावेनिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि कॉज करी जाती है आपकी कैम्फाइटोबैक्टीरियम ग्रैनुलोमैटिस की वजह से। जो कॉज होती है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडी बोलते हैं उसको। इसमें एजिथ्रोमाइसिन को हम 50 mg ओडी लेते हैं, मतलब दिन में एक बार लेते हैं 500 mg, 7 दिन के लिए इसका कोर्स चलता है। या फिर हम 1 ग्राम वीकली ले सकते हैं 4 हफ्ते तक। ये भी एक इफेक्टिव डोज होता है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन होता है इफेक्टिव, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही इफेक्टिव होता है एजिथ्रोमाइसिन हमारा डोनावेनिस के अंदर। अगला होता है कैनक्रोइड। कैनक्रोइड मैंने बताया था कि लिम्फ के अंदर या फिर ग्रोइंस के अंदर जो अल्सर्स कॉज हो जाते हैं उसमें भी हमारा एक सिंगल डोज 1 ग्राम डोज ले सकते हैं, वो भी एक हाईली क्यूरेटिव हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन इन कैनक्रोइड्स। उसके बाद होता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है उसकी और भी इंडिकेशन है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे फेरिंग्स के अंदर इंफेक्शन हो गया, या फिर टॉन्सिल्स के अंदर इंफेक्शन हो गया, या फिर कान के अंदर इंफेक्शन हो गया, ओटिस मीडिया, या निमोनियाज हो गए निमोनिया के अंदर भी, या एक्यूट एक्सरबेशन क्रॉनिक हो गया, उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को हम ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेफाइलोकोकस में जो आपका इन्फेक्शन ये कॉज करते हैं, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। स्किन में या फिर सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन जो हो रखे हैं तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जो हम डोज लेते हैं इसकी एजिथ्रोमाइसिन की वो होती है हमारी बेसिकली जो नॉर्मल डोज होती है वो होती है 500 mg, दिन में एक बार लेते हैं, और 1 घंटे खाने से पहले या 2 घंटे खाने के बाद हम लेते हैं, क्योंकि जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो बायोअवेलेबिलिटी जो एजिथ्रोमाइसिन की होती है वो डिक्रीज कर देता है। और जो बच्चे होते हैं 6 महीने से ऊपर या उनमें देते हैं हम 10 mg पर केजी पर डे देते हैं, और ये 3 दिन तक डोज चलती है आपकी। और ये किसी भी ज्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये बेटर डोज होती है इसकी, किसी भी चिल्ड्रंस में जो भी 6 महीने से ऊपर है आपका। साइड इफेक्ट जो देखे जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन में वो होते हैं माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट हो जाने लग जाता है आपका, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह हो जाएगा, या फिर आपका एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या फिर जो साइड इफेक्ट देखे जाते हैं एब्डोमिनल पेन जो देखा जाता है वो एजिथ्रोमाइसिन से बहुत कम देखा जाता है, लेस होता है। वो हेडेक होने लग जाएगा या डिजीनेस होने लग जाएगी आपकी। जो एजिथ्रोमाइसिन है वो आपका जो एंजाइम जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है CYP3A4 एंजाइम जो होता है उसको इफेक्ट नहीं करता। ये एक साइड इफेक्ट होते हैं, ये थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, ये आपके देखे जाते हैं आपके एजिथ्रोमाइसिन के एडमिनिस्टर के बाद।